आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी इन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट है और इस तरह के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए ये वाला जो वीडियो सीरीज है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग जो है इस सीरीज को रेगुलर देखिएगा। मैं जो है धीरे धीरे इसमें क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाऊंगा। अभी जो है 10-12 क्वेश्चन ही हम देख रहे हैं, तो थोड़ा इसको मैं बढ़ाऊंगा धीरे धीरे। बाकी आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा और बताइएगा कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, वायसराय लॉर्ड मेयो ने किस स्थान पर राजाओं के पुत्रों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो देखो, वायसराय लॉर्ड मेयो जिसकी हत्या हुई थी, मतलब कि ये जो भारत का जो वायसराय था ना, उनमें एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या हुई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इसने ना राजाओं के पुत्रों के लिए, मतलब राजकुमारों के लिए कॉलेज स्थापित करवाया था। कहां पर, ये आपको बताना है। तो ये अजमेर में हुआ था, राजस्थान में इसने जो है कॉलेज बनवाया था राजाओं के बच्चों के लिए। और इस तरह के कॉलेज, मतलब राजाओं के बच्चों के लिए जो कॉलेज है ना, ये देश के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए थे। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक राजकुमार कॉलेज था ना, तो इनको राजकुमार कॉलेज कहा जाता था। इस तरह के जो कॉलेज होते थे उनको राजकुमार कॉलेज कहा जाता था। तो रायपुर में भी एक राजकुमार कॉलेज स्थापित किया गया था, जो मध्य भारत के जितने भी राजे रजवाड़े हैं उनके बच्चों के पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर इनको जो है हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती थी और सारी सुविधाएं यहाँ इनको उपलब्ध करवाई जाती थी। तो ध्यान रखना, अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा ये कॉलेज स्थापित करवाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से क्या सही है? तो आपको बताना है कौन सा जोड़ी सुमेलित है। तो देखो, चौसा का युद्ध ये हुआ था भाई 1539 को। कन्नौज का युद्ध ये हुआ था 1540 को। कन्नौज का युद्ध, ये दोनों युद्ध जो है शेरशाह सूरी और मुगल बादशाह हुमायूं के मध्य लड़े गए थे, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध ये लड़ा गया था 1576 को ही, मतलब ये ठीक है। 18 जून 1576 को यह युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। तो ये आपका सही है, मतलब क्या सही है वो बताना था ना। तो स जो है आपका सही है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था 1565 में। तो ये तीन जो है आपके गलत है, बाकी जो स है ये सही है। तो स उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव कालीन कौन सा पुरा स्थल सरगवाला नामक गांव के निकट स्थित है? तो देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके यूजीसी नेट, सेट वगैरह में काफी पूछे जाते हैं। तो अगर इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। तो जो सैंधव कालीन कौन सा पुरा स्थल, मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पुरा स्थल हैं, उनमें से कौन सा स्थल है जो सरगवाला नामक गांव के निकट स्थित है? तो भाई ये जो सरगवाला गांव है ना, ये गुजरात में है, गुजरात। तो भाई यहां पर देखिएगा, जो लोथल है ये गुजरात में प्राप्त हुआ है ना, गुजरात में एक स्थल है। तो लोथल जो है सरगवाला नामक गांव के निकट स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर स्थित है ना। नदी भी काफी बार पूछा गया है कि लोथल किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर। किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कब इसका खोज हुआ था? तो 1954-55 में इसका जो है उत्खनन हुआ था। रंगनाथ राव, ये इसने जो है सारा कुछ करवाया था। रंगनाथ राव, ये सारा कुछ पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। रंगनाथ राव इन्होंने जो इसका उत्खनन कार्य करवाया था। अगर हम रोपड़ की बात करें तो इसका वर्तमान समय में नाम है रूपनगर, जो कि पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। मांडा की बात करें तो कश्मीर में है, चिनाव नदी के तट पर। हड़प्पा की अगर हम बात करें तो सैंधव कालीन सबसे पहला खोजा गया पूरा स्थल था हड़प्पा, जो कि पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांट गोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूं सारी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर होगा आपका लोथल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव देती है?
ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है जो नेट का जो एग्जाम है ना, यूजीसी नेट, ये शायद 2016-17 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि हमारे भारत में ऐसी पहली पुस्तक कौन सी है जिसमें अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने का सुझाव दिया गया है। तो इसका आंसर होगा भाई अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जिसकी रचना की है कौटिल्य ने। कौटिल्य जिनको चाणक्य भी कहा जाता है ना, चाणक्य विष्णुगुप्त, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, प्रधानमंत्री थे। और इन्हीं के साथ मिलकर के, मतलब कि विष्णुगुप्त के साथ मिलकर के ही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो अर्थशास्त्र में ऐसा बोला गया है कि अधिकारियों को जो है नकद वेतन दिया जाना चाहिए। और आप लोग देखिएगा कि मौर्य काल में जो है ना नकद वेतन देने के प्रमाण मिलते हैं, अर्थशास्त्र से ही जानकारी मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डलहौजी की सैन्य सुधारों में क्या सही नहीं है? तो डलहौजी भारत का जो गवर्नर जनरल था ना, लॉर्ड डलहौजी, तो इसने जो है सेना संबंधी कुछ सुधार किए थे। तो सैन्य सुधारों में क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखते हैं भाई क्या सही नहीं है। देखते हैं। तो पहला है सेना को पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित किया। तो पहला कथन बोल रहा है बिल्कुल ठीक है। देखो जो डलहौजी था इसने क्या किया, क्योंकि डलहौजी के समय में भारत का जो है बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। पंजाब ये जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। जो नागपुर का जो भोसला शासक है उसका पूरा क्षेत्र जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसके अलावा जो अवध है उसका भी विलय हुआ। मतलब काफी सारे क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। इसने गोद प्रथा निषेध कानून लाया था ना, उसके तहत काफी सारे राज्यों को हड़पा, कुछ राज्यों को जीता, जैसे कि पंजाब के साथ लड़ाई की ना। तो इसके समय में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ और भारत में ब्रिटिश क्षेत्र काफी बढ़ गया। तो ऐसे में इससे पहले तक क्या होता था कि जो अधिकतर जो सेना है वो पूर्व की ओर थी। पूर्व की ओर थी। पूर्व मतलब बंगाल, बंगाल पूर्व में है ना। तो जो बंगाल में है वहां पर सेना का अधिक मतलब कहना चाहिए सेना जो है अधिकतर बंगाल में थी, पूर्व की ओर थी। चूंकि इसके समय में साम्राज्य का विस्तार हुआ तो सेना को जो है धीरे धीरे बंगाल से पश्चिम की ओर लाया गया। मतलब कि पूर्व से जो है पश्चिम की ओर लाना शुरू किया गया सेना को। तो बिल्कुल सही कथन है और इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो डलहौजी है उसने सेना को जो है पूर्व से पश्चिम की ओर स्थानांतरित किया, धीरे धीरे, अचानक नहीं, धीरे धीरे जो है लाना शुरू किया गया। उसके बाद देखिएगा दूसरा बोल रहा है शिमला को सैन्य मुख्यालय बनाया। बिल्कुल सही है। जो शिमला है ना, नेपाल के साथ युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है इस तरफ का क्षेत्र मिल गया था, तो इसने जो है शिमला को सेना का मुख्यालय बनाया, शिमला को। तो ये भी ठीक है। अगला दिया है भारतीयों की सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में विभाजित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। इसको मतलब लगा कि भाई विद्रोह वगैरह हो सकता है तो छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दो। अगला दिया है तोपखाने का मुख्यालय मेरठ स्थानांतरित किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो भाई चारों कथन यहां पर सही है। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो भाई सभी कथन सही है यहां पर। तो कूट क्या होगा, मतलब सभी कथन सही है। यहां पर थोड़ा सा जो है मैंने ये इसको ध्यान नहीं दिया, मतलब यहां पर ये नहीं होना था। कौन से कथन सही है ऐसे होना था। तो यहां पर सभी कथन सही है और जो भी बातें मैंने बताई उसको ध्यान में रखना। इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लाहौर की संधि के विषय में क्या सही नहीं है? लाहौर की संधि, लाहौर जो कि पंजाब प्रांत का है, अभी भी है ना पंजाब, मतलब पाकिस्तान के पंजाब में है भी लाहौर। तो उस समय जो है लाहौर एक तरह से पंजाब की राजधानी हुआ करती थी, एक तरह से क्या राजधानी ही थी। तो लाहौर में संधि होती है। कब हुई थी यह संधि? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 9 मार्च 1846 को यह संधि हुई थी। 9 मार्च 1846, हाँ लगभग 9 मार्च 9 मार्च 1846 को यह संधि हुई थी। ये जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ना, उसके बाद यह संधि हुई थी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात। तो यहां पहला कथन हम देखते हैं, महाराजा ने सतलज के पार के प्रदेशों पर अपना अधिकार छोड़ दिया। महाराजा, जो पंजाब के जो शासक थे वो महाराजा कहलाते थे। और इस समय पंजाब के शासक कौन थे? तो महाराजा दलीप सिंह, महाराजा दलीप सिंह। तो मैं खाली दलीप सिंह लिख रहा हूं
महाराजा दलीप सिंह। ये जो हैं पंजाब के महाराजा थे, महाराजा दलीप सिंह। तो जो महाराजा दलीप सिंह थे, इनका जो शासन था ये लगभग 1843 से 1849 तक था। महाराजा दलीप सिंह का शासन, अल्पवयस्क थे ये। तो जो संधि हुई, लाहौर की संधि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के पश्चात, तो इसमें जो है ना महाराजा ने सतलज के पार के प्रदेशों पर अपना अधिकार छोड़ दिया। बिल्कुल सही कथन है। दूसरा दिया है सर हेनरी लॉरेंस कंपनी की तरफ से पंजाब का रेजिडेंट नियुक्त हुआ। ये भी बिल्कुल सही है। पंजाब का एक तरह से सहायक संधि हुई थी, तो रेजिडेंट जो है इसको बनाया गया सर हेनरी लॉरेंस को। महाराजा ने अपनी सेना की संख्या घटाना स्वीकार किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो है ना तीनों कथन सही है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी मैंने मिस्टेक कर दिया, ये जो है ना, माफ़ी चाहूँगा, मैं अगले बार से बिल्कुल ध्यान रखूंगा इन सब चीज़ों को। तो यहाँ तीनों कथन सही है, तो कूट को आप ध्यान मत दीजिएगा। अगला हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करने को बोल रहा है। तो पहला कथन दिया है 1861 में अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल में 1651 सॉरी। तो 1651 में अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल में कोठी स्थापित की। 1651, इस समय भारत में मुगलों का शासन था, और जो मुगल बादशाह था वो कौन था? शाहजहां। 1651 तो बिल्कुल सही है। 1651 में अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल में कोठी स्थापित की। मुगल बादशाह कौन था? तो शाहजहां। और बंगाल का जो गवर्नर था वो था शाह सूजा। शाह सूजा कौन था? तो ये जो है ना अपना जो शाहजहां है उसका बेटा था। जब हम लोगों ने उत्तराधिकार का युद्ध पढ़ा था शाहजहां के अंतिम समय में, जिसमें औरंगजेब, दारा शिकोह, इनके बीच लड़ाई होती है ना, तो उस टाइम पे शाह सूजा का भी जिक्र आया था, जो कि बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का प्रशासक। तो शाह सूजा ने ही परमिशन दी थी अंग्रेजों को बंगाल में कोठी स्थापित करने की, मतलब फैक्ट्री लगाने की। कोठी या फिर फैक्ट्री, ध्यान रखना। तो ये 1651 में हुआ, शाह सूजा ने परमिशन दिया था। अगला दिया है 1698 में बंगाल के सूबेदार अजी मुसान ने अंग्रेजों को 3 गांव जागीर के रूप में दी। ये भी बिल्कुल सही है। 3 गांव कौन कौन से थे? तो कोलिकाता था, सूतानटी था और गोविंदपुर। ये 3 गांव जो है ना लगभग मेरे ख्याल से 12,000 रुपए में अंग्रेजों ने बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल का जो सूबेदार था अजी मुसान, उससे खरीदा। तो बिल्कुल सही है। तो देखो 1651 में शाह सूजा ये सूबेदार था, और 1698 में सूबेदार कौन था? अजी मुसान। अगला पॉइंट दिया है, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 1717 में अंग्रेजों को बंगाल में 3,000 रुपए वार्षिक पर कर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। तो भाई ये भी ठीक है, 3,000 रुपए दो और जितना चाहे व्यापार करो, बिल्कुल ठीक है ये। तो यहां तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य हैं। द अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो भाई ये क्वेश्चन भी ना यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है ये आपने बताना है। तो देखिएगा, जो तोलक्कापियम है ना, जिसकी रचना की है तोलक्कापियर ने, जो कि अगस्त्य ऋषि के शिष्य हुआ करते थे जहाँ तक ये, तो ये तोलक्कापियम ये अपना तमिल व्याकरण है, और ये द्वितीय संगम से संबंधित है। द्वितीय संगम से एकमात्र ग्रंथ है तोलक्कापियम। अगला क्वेश्चन दिया है, बदायूं गेट कहाँ स्थित है? तो अभी मेरे ख्याल से ये था हो गया, इसको जो है मतलब जो बदायूं गेट जहाँ पर था, बदायूं गेट, वहाँ पर शायद कॉलोनी वगैरह बन गया है शायद अभी, तो ये था होना ज़्यादा सही रहेगा। ये कहाँ पर था? तो भाई दिल्ली में था, ध्यान रखना। ये जब हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे बार बार इसका जिक्र होता था बदायूं द्वार के नाम से। तो दिल्ली में था बदायूं गेट। ये भी मेरे ख्याल से पूछा गया है नेट में, जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है ना उसमें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ सैंधवकालीन पुरा स्थल है और दूसरी तरफ नदी। तो ये काफ़ी पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो पुरा स्थल हैं वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऐसे तो आलमगीरपुर की अगर हम बात करें तो ये भाई गंगा यमुना के दोआब में स्थित है, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर। रंगपुर की अगर हम बात करें, रंगपुर जो गुजरात में है,
तो ये जो है ना भादर नदी के तट पर है। सुतकागेंडोर ये जो है ना पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, तो ये दास्क नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, पीछे ही मैंने जिक्र किया था। तो कूट क्या बन रहा है, 4 3 1 2। मैं ना कूट को ना अब सेम पीपीटी मतलब सेम स्लाइड में रखने की कोशिश करूंगा, काफी सारे बच्चे बोलते भी हैं। तो आपका कूट क्या बनेगा, 4 3 1 2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोला जा रहा है ऋग्वैदिक कालीन शब्द और उनके अर्थ। ये भी जो है एक मतलब फेवरेट टॉपिक है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उर्वरा की अगर हम बात करें तो जुता हुआ खेत, हाँ उर्वरा जो है ना ऋग्वैदिक काल में जुते हुए खेत को कहा जाता था। लांगल जो है ये हल को कहा जाता था। पर्जन्य बादल को कहा जाता था। सीता जो है हल से बनी नाली को कहा जाता था। सीता हल से बनी नाली को। तो भाई इसका कूट क्या बन रहा है, 4 3 2 1। 4 3 2 1 यही बन रहा है ना, हाँ उल्टा 4 3 2 1। 4 3 2 1। अगला हम लोग देखते हैं, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों एवं विजयों के विषय में किस ग्रंथ से जानकारी प्राप्त होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। तो मोहम्मद गोरी जिसने आक्रमण किया था 12वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, तो एक किताब है तबकात ए नासिरी, जिसको लिखा था मिनहाज मिनहाज उद्दीन सिराज। मिनहाज उद्दीन सिराज, मिनहाज उद्दीन सिराज, ये जो है राइटर है। और इस पुस्तक में तबकात नासिरी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण से लेकर के 1260 ईस्वी तक का इतिहास मिलता है। इसमें मतलब किस तरह से मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली सल्तनत की किस तरह से स्थापना हुई, गुलाम वंश, तो ये सारा कुछ जो है इसमें जिक्र मिलता है। आगे देखते हैं, शायद इतना ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। हाँ तो भाई आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे मतलब कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है हिस्ट्री वाले जो वीडियो हैं ये कंटिन्यू आएंगे और जो छत्तीसगढ़ जीएस है उससे रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।